देखो अपन पढ़ रहे थे सदिश समष्टि के बारे में पढ़ रहे थे। देखो वेक्टर स्पेस पढ़ रहे थे। सदिश समष्टि में अपने बात की थी। देखो सदिश समष्टि की बात कर ली थी, उप समष्टि की बात की थी, उसके एग्जाम्पल वगैरह अपने देखे थे, है ना। लास्ट में अपन बात कर रहे थे देखो लीनियर स्पिन की या लीनियर कॉम्बिनेशन, रेखिक संचय की बात कर रहे थे। देखो लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? रेखिक संचय का मतलब क्या है? जैसे मान लो एक सदिश अपने को दे रखा है वी दे रखा है देख, और बाकी सदिश है मान लो v1 v2 v3 है देख, तो अपने को ऐसे अल्फा1 अल्फा2 अल्फा3 मिल जाने चाहिए ताकि v को अपन ऐसे लिख सके देख। अगर v को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर v को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है देख, तब अपन कहेंगे कि v क्या है? v1 v2 v3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, रेखिक संचय है देख। तो ऐसे अपने को अल्फा1 अल्फा2 अल्फा3 मिल जाने चाहिए ताकि v को अपन जनरेट कर सके किससे? v1 v2 v3 से देख, यानी v को अपन प्राप्त कर सके किससे? v1 v2 v3 से प्राप्त कर सके देख। अगर v को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो v क्या कहलाएगा? v1 v2 v3 का लीनियर कॉम्बिनेशन या रेखिक संचय कहलाएगा देख। ये अपन बात कर चुके हैं देख, है ना। एक घात विस्तृति का मतलब भी यही होता है। एक घात विस्तृति का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई भी समुच्चय ले लिया अपने, s बराबर ले लिया v1 v2 v3 ले लिया देख, तो अपने को ऐसे समुच्चय देखने, ऐसे अपने को सदिश देखने जिनको अपन इनसे जनरेट कर सके देख, ऐसे सदिश जिनको इनसे जनरेट किया जा सके, वो किसके अंदर आएंगे? देखो एलएस के अंदर आएंगे देख। अगर मान लो v को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी सदिश अपने v ले लिया, अगर v को अगर अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं अल्फा1 v1 प्लस अल्फा2 v2 प्लस अल्फा3 v3, अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो v किससे बिलोंग करेगा? देखो एलएस से बिलोंग करेगा। v किसके अंदर आएगा? s की एक घात विस्तृति के अंदर आएगा, लीनियर स्पिन के अंदर आएगा देख। ये बात अपन कर चुके हैं, बात समझ रहे हो? लीनियर स्पिन का मतलब क्या होता है? यानी जैसे मान लो समुच्चय अपन एस ले रहे हैं, v1 v2 v3 ले रहे हैं देखो, तो ऐसे सदिश देखने जिनको अपन इनसे प्राप्त कर सके देखो, ऐसे सदिश जिनको v1 v2 v3 की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सके, तब जो सदिश होगा उसको वो किससे डिनोट करेगा? देखो एलएस से डिनोट करेगा। वो किसके अंदर आएगा? एलएस के अंदर आएगा देखो, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल में पूछ रहा हूं आपसे, बताना। देखिए निम्न में से क्वेश्चन ये दे रखा है, निम्न में से एक तो साथ साथ याद किया करो इनको। निम्न में से कौन f बराबर साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, g बराबर दे रखा है कोस स्क्वायर एक्स दे रखा है कि विस्तृत समष्टि में अंतर्विष्ट है देख। निम्न में से कौन f बराबर साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, g बराबर कोस एक्स स्क्वायर दे रखा है कि विस्तृत समष्टि में अंतर्विष्ट है? पहला ऑप्शन दे रखा है अपने को 1 दे रखा है देख, सेकंड अपने को दे रखा है कोस 2x। या ऐसे कर लेना कि विस्तृत समष्टि में अंतर्विष्ट नहीं है, ऐसे कर लो। 1 दे रखा है, कोस 2x दे रखा है, फिर अपने को दे रखा है साइन एक्स दे रखा है, ऐसे ऑप्शन दे रखा है। 4 दे रखा है सभी, या कोई नहीं ऐसे दे रखा है। क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या क्या कहा है मैंने। निम्न में से कौन f बराबर साइन स्क्वायर एक्स, g बराबर कोस स्क्वायर एक्स की विस्तृत समष्टि में अंतर्विष्ट नहीं है? सारे एक बार दोबारा सुन लेंगे। देखो पहले तो लिख लो इस क्वेश्चन को जल्दी से। देखिए विस्तृत समष्टि में अंतर्विष्ट नहीं है, इसका मतलब ऐसा कौन सा सदिश है जिसको अपन इनसे जनरेट नहीं कर सकते? देखो भाई लीनियर स्पेन के अंदर कौन आएगा? लीनियर स्पेन के अंदर कौन आएगा? देखो सुनेंगे दोबारा एक बार सुनेंगे भाई। यहाँ पे s बराबर दे रखा है अपने को, f और g दो सदिश दे रखे हैं देखो, ये दे रखे हैं देखो। अब अपने को ये देखना है कि ls के अंदर कौन कौन आ सकता है। ls के अंदर कौन आएगा? वो सदिश आएगा जिसको अपन इन दोनों से जनरेट कर सकते हैं भाई। s के अंदर अगर मान लो s के अंदर जैसे v1 v2 है, s के अंदर अगर v1 v2 है तो ls के अंदर कौन आता है? ls के अंदर वो सदिश आता है जिसको अपन इन दोनों से जनरेट कर सकते हैं।
यदि अगर v को अपन ऐसे लिख सकें, अपने को ऐसे अल्फा वन अल्फा टू मिल जाए ताकि v को अपन लिख सके अल्फा वन v1 प्लस अल्फा टू v2, तब v किसके अंदर आएगा, ls के अंदर आएगा। s बराबर अगर अपन ले रहे हैं जैसे v1 v2 ले रहे हैं तो ls के अंदर कौन सा सदिश आता है, वो सदिश आता है जिसको अपन इन दोनों से जनरेट कर सके, जिसको अपन इन दोनों के एक घात संचय के रूप में लिख सके, या जिसको अपन इन दोनों के रेखिक संचय के रूप में लिख सके। नहीं तो यहाँ पे देखो, देखिए इन दोनों से अपन कौन कौन से सदिश को जनरेट कर सकते हैं, वन को जनरेट कर सकते हैं क्या, f और g से। देखो फिर वन को अपन f और g की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, जनरेट करने का मतलब यही है कि वन को इन दोनों की फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या, f और g की फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या। देखो देखिए वन को लिख सकते हैं नहीं, फिर पहला सदिश अगर अपन देखें तो वन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, वन को अपन लिख सकते हैं 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू कोस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं नहीं। तो ऐसे अपने को अल्फा वन और अल्फा टू मिल गई ताकि वन को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ताकि वन को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो यहां तो अपन देख रहे हैं कि वन को अपन इन दोनों से जनरेट कर सकते हैं। वन को साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स से जनरेट किया जा सकता है। अगर साइन स्क्वायर एक्स के साथ में वन ले लेंगे, कोस स्क्वायर एक्स के साथ में वन ले लेंगे तो वन अब प्राप्त हो जाएगा। देखो अपने को, तो यहां अपन देख रहे हैं वन को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स की एक घातीय स्थिति में लिख सकते हैं। सेकंड अगर अपन देखें कोस टू एक्स को लिख सकते हैं या नहीं, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। अगर साइन स्क्वायर एक्स के साथ में -1 ले लें, देखो साइन स्क्वायर एक्स के साथ में अगर -1 ले लें और कोस स्क्वायर एक्स के साथ में अपन ले लें कितना, +1 ले लें, तो कोस 2x आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। नहीं तो यहां भी अपन लिख सकते हैं। देखो थर्ड को देखो, देखिए साइन एक्स को अपन प्राप्त कर सकते हैं क्या इनसे, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स से साइन एक्स को प्राप्त किया जा सकता है क्या, फिर साइन एक्स को इन दोनों की फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बताओ कैसे लिखोगे। देखो देखिए भाई ऐसे अपने को अल्फा वन अल्फा टू मिलनी चाहिए ताकि साइन एक्स को अपन लिख सके इन दोनों की फॉर्म में। देखो तो नहीं लिखा जा सकता, कैसे लिखा जा सकता है बताओ, क्या लें अपन साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स के साथ में कि साइन एक्स आ जाए, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स के साथ में क्या लें कि साइन एक्स आए, बताओ। देख कोई भी लेने में नहीं आएगा, ऐसे अपने को अल्फा वन अल्फा टू प्राप्त नहीं कर सकते अपन। तो यहां अपन लिखेंगे, देख ऐसे अल्फा वन अल्फा टू बिलोंग्स टू एफ विद्यमान नहीं है। बात को शायद समझ नहीं रहे हो आप लोग, विद्यमान नहीं है ताकि अपन ऐसे लिख सके। देखो ताकि साइन एक्स को अपन ऐसे लिख सके। देखो अल्फा वन साइन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा टू कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे अल्फा वन अल्फा टू विद्यमान है क्या। देखो देखिए भी ऐसे अल्फा वन और अल्फा टू के मान है क्या, जैसे यहां पे अल्फा वन का मान -1 आ गया, अल्फा वन का मान -1 आ गया, अल्फा टू का मान +1 आ गया। ऐसे अल्फा अपने को अल्फा वन और अल्फा टू मिल गई ताकि कोस 2x को अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहां अल्फा वन का मान 1 आ गया, अल्फा टू वन का मान 1 आ गया, अल्फा वन का मान 1 आ गया, अल्फा टू का मान 1 आ गया, ताकि 1 को अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे ऐसे अल्फा वन अल्फा टू विद्यमान है क्या। देखो देखिए भी ऐसे अपन क्या लें, इसके साथ में साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स के साथ में क्या लें कि साइन एक्स आ जाए, कोई भी ऐसे नहीं लेने से प्राप्त नहीं होगा। तो यहां पे अपन ये कहा कि अल्फा वन अल्फा टू विद्यमान नहीं है, देखो ताकि साइन एक्स को अपन ऐसे लिख सकें। देखो अतः अपन ये कह सकते हैं कि साइन एक्स को एफ व जी की ऐसे लिख देंगे। अतः साइन एक्स एफ व जी की एक घात विस्तृति में अंतर्विष्ट नहीं है। देखो एफ व जी की एक घात विस्तृति में शामिल नहीं है। देखो अंतर्विष्ट का मतलब कंटेंट होना, शामिल होना, विस्तृति में शामिल नहीं है। देखो तो यहां ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन यहां पे सही है। देखो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, एक बार सुनो, देखो ध्यान से, इधर सुनो। देखो एक बार भाई दो बातें अपने पढ़ी थी, उनको याद करना चाहिए आप लोगों को। दो बातें अपने पढ़ी थी। देखो एक तो अपने ये बात की थी, रेखिक संचय की बात की थी। देखो क्या होता है रेखिक संचय का मतलब, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। जैसे एक सदिश है अपने पास, मान लो ये सदिश है v और ये दो सदिश है v1 v2। अब अपने को ऐसे अल्फा वन अल्फा टू प्राप्त हो जाने चाहिए ताकि v को अपन ऐसे लिख सकें, अल्फा वन v1 प्लस अल्फा टू v2। अगर ऐसे अपन लिख सकते हैं तब अपन कहेंगे कि v क्या है, v1 v2 का रेखिक संचय है।
वी क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, V1 V2 का। ये बात क्लियर है क्या? देखो देखिए, अब अल्फा 1 अल्फा 2 हमेशा प्राप्त होना जरूरी नहीं है। इस पीछे एग्जाम्पल अपन करके देखे थे, वहां पे सब में अल्फा 1 अल्फा 2 प्राप्त थोड़ी हो रहा था। अल्फा 1 अल्फा 2 अगर प्राप्त हो जाएगा तब तो अपन वी को कह देंगे कि वी क्या है, V1 V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर अल्फा 1 अल्फा 2 प्राप्त नहीं होगा तब इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये तो होता है लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। अब अपने बात कर रहे हैं ए घात विस्तृति की। लीनियर स्पेन का मतलब क्या होता है? लीनियर स्पेन का मतलब ये होता है, देखो लीनियर स्पेन का मतलब क्या है, जैसे समूचे एस ले लिया अपन ने, V1 V2 ले लिया। अब अपने को ऐसे सदिश देखने हैं, ऐसे सदिश अपने को देखने हैं जिनको अपन इनसे प्राप्त कर सके। देखो ऐसे सदिश अपने को देखने हैं जिनको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में अपन लिख सके। देखो मान लो V1 है, V या कोई भी ले लिया आपने, मान लो W ले लिया। अगर W को आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 अगर ऐसे लिख सकते हो, तो फिर W किससे बिलोंग करेगा? देखो LS से बिलोंग करेगा। W किसके अंदर आएगा? LS के अंदर आएगा। कोई भी मान लो W मान लिया अपने, कुछ और मान लिया, जैसे अपने मान लिया U मान लिया। अगर U को आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 अगर ऐसे लिख सकते हो, तब U किसके अंदर आएगा? LS के अंदर आएगा। देखो अब LS के अंदर कौन कौन हो गए? LS के अंदर दो एलिमेंट हो गए, एक तो U हो गया, एक W हो गया। देखो ये हो गया। देखो तो वही अपने को यहां पूछा गया था। देखो भी ऐसा कौन सा सदिश है जिसको अपन इन दोनों से अंतर्विष्ट नहीं कर सकते, या इसकी एक घात विस्तृति में अंतर्विष्ट नहीं है। देखो ये अपने को पूछा गया था। तो 1 तो आ जाएगा LS के अंदर। देखो क्योंकि 1 को अपन इन दोनों से जनरेट कर सकते हैं। देखो cos 2x को भी इन दोनों से जनरेट किया जा सकता है, लेकिन इसको नहीं कर सकते। देखो sin x को अपन इन दोनों से प्राप्त नहीं कर सकते। देखो है ना। उसके आगे अपन पढ़ रहे हैं, देखो बिल्कुल आसान आसान बातें पढ़ रहे हैं। देखो रेखिक स्वतंत्र, रेखिक स्वतंत्र, रेखिक स्वतंत्र या एक घात स्वतंत्र भी कहते हैं। एक घात स्वतंत्र, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक घात स्वतंत्र। शॉर्ट में अपन कह रहे हैं, देखो VF तो सदिश समष्टि है ही, मैं माना VF सदिश समष्टि है। देखो माना VF सदिश समष्टि, VF तो एक सदिश समष्टि है। देखो तथा S इसका एक उपसमुच्चय। देखो S बराबर V1 V2 Vn, सदिश समष्टि VF का उपसमुच्चय। देखो सदिश समष्टि VF का उपसमुच्चय। देखो तब समुच्चय S, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। देखो तब समुच्चय S रेखिक स्वतंत्र समुच्चय कहलाता है, रेखिक स्वतंत्र समुच्चय कहलाता है। यदि अदिश, यदि अदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग्स टू F इस प्रकार विद्यमान हो, इस प्रकार विद्यमान हो ताकि अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा n Vn बराबर 0। देखो इंप्लाइज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बराबर 0। देखो लिख लो इसको, थोड़ा जल्दी लिख लेना। देखो भाई यहां पे अपन ये करें, देखो VF तो एक सदिश समष्टि है और S बराबर V1 V2 Vn है, वो क्या है? इसका एक सबसेट है। देखो तब S को अपन रेखिक स्वतंत्र समुच्चय कहेंगे यदि ऐसे अपने को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n मिल जाए, ताकि इसको अपन 0 के बराबर रखेंगे। देखो यानी क्या करना है अपने को, देखो सुनेंगे इधर,
भाई V1 V2 Vn का जो सेट है उसको अपने को चेक करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो अपन क्या करेंगे, V1 को अल्फा 1 से गुणा कर देंगे, V2 को अल्फा 2 से गुणा कर देंगे, Vn को अल्फा n से गुणा कर देंगे और इसको 0 के बराबर रख देंगे। देखो अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा n Vn, इसको 0 के बराबर रखेंगे। देखो फिर यहां से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n के मान निकालेंगे। देखो यदि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सब का मान 0 आ जाता है तब तो इस समूचे को अपन कहेंगे रेखिक स्वतंत्र समूचे। देखो पहले भी ऐसी बात अपन कर चुके हैं। देखो दोबारा सुन लेंगे एक बार, देखो सुनेंगे दोबारा, वही रेखिक स्वतंत्र समूचे की बात कर रहे हैं। देखो VF एक सदिश समूची है, S बराबर V1 V2 Vn है, वो इसका एक उपसमुच्चय है, तब S को रेखिक स्वतंत्र समूचे कहेंगे। कब? V1 को तो अल्फा 1 से गुणा करना है, V2 को अल्फा 2 से गुणा करना है, Vn को अल्फा n से गुणा करना है और इसको 0 के बराबर रखना। देखो फिर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का मान निकालेंगे। देखो यदि सभी का मान 0 आ जाता है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सभी का मान अगर 0 आ जाएगा तब तो समूचे S को कहते हैं रेखिक स्वतंत्र समूचे। देखो तब तो S कहलाता है रेखिक स्वतंत्र समूचे कहलाता है। और यदि इनमें से एक भी नॉट इक्वल टू 0 होगा तब उसको अपन कहेंगे रेखिक परतंत्र समूचे। देखो तो इसी के साथ में लिख देते हैं ये बात, तथा समूचे S रेखिक परतंत्र, समूचे S रेखिक परतंत्र, रेखिक परतंत्र या आश्रित एक ही बात होती है। लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाता है। लीनियरली डिपेंडेंट कहलाता है यदि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n में से एक भी अशून्य हो। देखो एक भी अशून्य हो। देखो अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n में से एक भी अगर अशून्य आ जाएगा तब उसको अपन कहेंगे रेखिक परतंत्र। देखो तब वो कहलाता है रेखिक परतंत्र कहलाता है। थोड़ा सा जल्दी लिख लेंगे देखो, क्योंकि ये बिल्कुल आसान बात है। यानी क्या करना है अपने को, देखो V1 को अल्फा 1 से गुणा करना है, V2 को अल्फा 2 से गुणा करना है, Vn को अल्फा n से गुणा करना है और 0 के बराबर रखना है। देखो फिर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का मान निकालेंगे, सभी का मान अगर 0 आ जाएगा तब तो कहेंगे उसको रेखिक स्वतंत्र। अगर एक का मान भी अशून्य आ जाता है, कम से कम एक का मान अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तब उसको अपन कहते हैं रेखिक आश्रित। तब वो कहलाता है रेखिक आश्रित कहलाता है। ये अपन देख रहे हैं। इसका एक शॉर्ट मेथड भी है। देखो अगर सारणिक वाला तरीका लग सकता है तो वो भी लगा सकते हैं अपन। एक शॉर्ट मेथड अपन यहां देख सकते हैं। अगर सारणिक बना सकते हो तो सारणिक से भी चेक कर सकते हैं। देखो भाई जो सदिश है उनका सारणिक बना के देख लेंगे, अगर सारणिक नॉट इक्वल टू 0 आता है तब तो उसको अपन कहेंगे रेखिक स्वतंत्र। देखो तब तो वो सदिश कहलाते हैं रेखिक स्वतंत्र सदिश कहलाते हैं। तब तो उनको कहते हैं रेखिक स्वतंत्र सदिश। और अगर सारणिक का मान 0 आ जाता है, ये सारणिक है शॉर्ट में अपन बात कर रहे हैं, अगर सारणिक का मान 0 आता है तब उसको कहेंगे अपन रेखिक परतंत्र। तब वो कहलाता है रेखिक परतंत्र कहलाता है। सारणिक का मान अगर नॉट इक्वल टू 0 अगर सारणिक बन सकता है तो सारणिक से भी चेक कर सकते हैं अपन। एक एसेलोन फॉर्म होती है उससे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, सीधा सीधे चेक हो जाएगा इससे। सारणिक अगर नॉट इक्वल टू 0 है तब उसको कहेंगे रेखिक स्वतंत्र, सारणिक अगर 0 बन जाती है तब उसको अपन कहेंगे रेखिक परतंत्र। देख लिख लो थोड़ा जल्दी। देखिए जैसे देखो एक एग्जांपल अपन देख रहे हैं। देखो V1 बराबर अपन ने ये ले लिया। देखो V1 बराबर अपन ले रहे हैं 1 1 0, V2 बराबर ले लिया अपन ने, ले लिया। देखो V2 बराबर है 1 1 1 है। देखो ऐसे ही V3 बराबर ये देखो 2 1 3। तब अपने को ये पूछा गया, तब समूचे S बराबर V1 V2 V3, ये जो समूचे वो रेखिक परतंत्र है या रेखिक स्वतंत्र है, ये पूछा गया। रेखिक स्वतंत्र है या परतंत्र। देख
ये अपने को पूछा गया था। लिख लो थोड़ा, लिखो जल्दी से। V1 बराबर अपने को ये दे रखा है, V2 दे रखा है, V3 दे रखा है, तब अपने को ये पूछा गया कि ये जो समूचे हैं वो रेखिक स्वतंत्र है या परतंत्र है। तो दो तरीके से अपन चेक कर सकते हैं, यहां सारणिक बन सकती है, देखो तो सारणिक वाले तरीके से चेक कर लो, ये शॉर्ट मेथड से अपन यहां चेक कर सकते हैं। देखो सारणिक वाले तरीके से चेक कर लेंगे। देखो अगर सारणिक बन रही है तो उस तरीके से चेक हो सकता है। देखो सारणिक निकाल लो, इसका 1 1 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ पे 2 1 3 है। देखो इस सारणी का मान देखें तो कितना आएगा, सारणी को सोल्व करना अपन जानते हैं। देखो ये आ जाएगा 3 -1 यानी 2 हो जाएगा। देखो -1 यहां से कितना आ रहा है, 3 - 2 यानी 1 आ रहा है। देखो तो इसका मान कितना आ रहा है, 1 यानी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, और नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब एस क्या हो जाएगा, रेखिक स्वतंत्र समुच्चय हो जाएगा। देखो इसका मतलब एस क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। देखो रेखिक स्वतंत्र समुच्चय। देखो शॉर्ट में LI भी कहते हैं इसको। देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे। देखो उससे भी चेक कर सकते हो आप, α1 α2 α3 से गुणा करके देख लो, 0 ही आएगा। देखो दूसरा तरीका ये है, देखो ऐसे अपन चेक कर सकते हैं। पहला जो सदिश है उसको तो मैं गुणा कर रहा हूं α1 से। देखो पहला जो सदिश है उसको α1 से गुणा कर रहे हैं, दूसरे सदिश को अपन गुणा कर रहे हैं α2 से। देखो तीसरे सदिश को गुणा कर रहे हैं α3 से। देखो और इसको 0 के बराबर रख रहे हैं, 0 का मतलब 0 सदिश ले लेंगे। देखो यहां पर बात कर रहे हैं, देखो V3F की बात कर रहे हैं, ये किसके एलिमेंट होंगे, V3F के एलिमेंट होंगे, 3 टपल्स वाले एलिमेंट है। देखो इसके अंदर तो जो सदिश समष्टि बनेगी वो कौन सी सदिश समष्टि होगी, V3F सदिश समष्टि होगी इसमें, V3F ये सदिश समष्टि होगी। देखो तो अपन ने 0 को माना है, ऐसे माना है। देखो अब यहां से α1 α2 α3 का मान निकालो। देखो कैसे निकालोगे, α1 α2 α3 का मान निकाल रहे हैं। देखो अंदर गुणा करेंगे ना इसको और जोड़ेंगे सबको। देखो यहां देखो α1 को गुणा करेंगे, α1 आएगा, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, देखो पहले कर चुके हैं अपन। ये α1 आएगा, फिर α2 को अंदर गुणा करेंगे, यहां से प्लस का α2 आएगा, α3 को यहां गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2α3 आएगा। देखो ये आएगा। देखो पहले मैंने α1 को अंदर गुणा कर दिया, α2 को अंदर गुणा कर दिया, α3 को अंदर गुणा कर दिया। ये ऐसे नहीं समझ रहे हो तो ये लिख लो, α1 0, ऐसे α2 को अंदर गुणा किए, α2 को अंदर गुणा कर दिया। देखो यहां से आ जाएगा 2α3 α3 और 3α3 बराबर आ जाएगा 0 0 0 आ जाएगा। देखो ये आएगा। देखो ये आएगा। देखो अब सदिशों को जोड़ना जानते हैं, ऐसे सदिशों को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, पहले अवयव में पहला एलिमेंट जोड़ेंगे। देखो α1 प्लस α2 प्लस 2α3, ऐसे ही यहां से α1 प्लस α2 प्लस α3। देखो ऐसे अगर अपन देखें तो α2 प्लस 3α3 बराबर आ जाएगा 0 0 0 आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, सही है ना बात। अब यहां से 3 समीकरण बन जाएंगे, तीनों को सोल्व करके मान निकाल लेंगे अपन। पहला समीकरण बनेगा α1 प्लस α2 प्लस 2α3 बराबर 0 बनेगा। देखो दूसरा समीकरण बन जाएगा α1 प्लस α2 प्लस α3 बराबर 0 आ जाएगा। देखो तीसरा समीकरण बन जाएगा α2 प्लस 3α3 बराबर 0 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। आप सोल्व करके α1 α2 α3 का मान निकालो। देखो α1 α2 α3 का मान यहां से निकाल सकते हैं। देखो समीकरण नंबर 1 में से 2 को हटा देंगे, समीकरण नंबर 1 में से 2 को हटा दो। देखो α3 बराबर 0 आ जाएगा। देखो α3 बराबर 0 समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो α2 का मान 0 आ जाएगा। देखो आ जाएगा ना। फिर α2 0 अपन रखेंगे तो 1 में रख देंगे या किसी में भी रख देंगे तो α1 भी 0 आ जाएगा। देखो तो अगर तीनों सदिश 0 आते हैं तब उसको अपन कहेंगे रेखिक स्वतंत्र। देखो तब वो रेखिक स्वतंत्र समुच्चय कहलाता है। सारणिक से भी अपन चेक कर सकते हैं, सारणिक से भी चेक किया जा सकता है। देखो फेस्ट ग्रेड 2013 में पूछा भी गया ऐसा क्वेश्चन, फेस्ट ग्रेड 2013 में। देखो एस बराबर ये दे रखा था। देखो एस बराबर दे रखा था 1 3 2 दे रखा था। देखो
1 -7 माइनस ये दे रखा था, 8 दे रखा था। ऐसे ही 2 1 और -1 दे रखा था। देख ये देख एस बराबर ये दे रखा है। देख चेक करके देखो, देखिए कौन सा समुच्चय होगा, ये रेखिक स्वतंत्र है या परतंत्र है। ये जो समुच्चय एस है वो रेखिक स्वतंत्र होगा, परतंत्र होगा, क्या होगा, ये पूछा गया। देखो तो सारणिक वाला तरीका लगा सकते हैं यहां, तो अपन सारणिक वाला तरीका यहां लग जाएगा। देख 1 -7 -8 आ जाएगा। देख ये 2 1 -1 हो जाएगा। सारणी का मान निकाल के देख लो। क्या आ रहा है इसका मान? इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये बन गया देखो 7 और ये प्लस के 8 15 बन जाएगा। देखो -3 है। यहां से अगर अपन देखें तो ये बन रहा है -1 और ये प्लस के 16, यानी ये कितना बन रहा है? 15 बन रहा है। नहीं भाई, और यहां से अगर अपन देखें तो 2 ये बन जाएगा 1 और ये प्लस 15। देखो तो पूरे को सोल्व करेंगे 0 आ रहा है। देखो और 0 आ रहा है, इसका मतलब एस क्या हो जाएगा? रेखिक परतंत्र समुच्चय हो जाएगा। देखो एस और रेखिक परतंत्र समुच्चय है। देखो रेखिक परतंत्र समुच्चय है। देखो ये अपन कह रहे हैं। तो ये आसानी से अपन चेक कर सकते हैं। 1 2 क्वेश्चन जल्दी से करके देखते हैं। देखो ये अपने को दे दिया, जैसे एस बराबर ये दे दिया, मान लो 1 0 दे रखा है अपने को, 0 1 दे रखा है। देख साथ में दे दिया अपने को 1 2 दे दिया। देख ये जो समुच्चय है वो क्या होगा? चेक कर लो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से गुणा कर दो इसको। भी सारणिक तो बनेगा नहीं इसके अंदर, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वाले तरीके से चेक कर लेंगे। देख इसको अपन 0 के बराबर रखेंगे। देख इसको अपन रखेंगे 0 के बराबर। देख इसको 0 के बराबर रखेंगे। देख अब यहां से अल्फा 1 अल्फा 2 का मान निकालेंगे। देख इसको अल्फा 1 को अंदर गुणा कर दो, ये 0 ये अल्फा 3, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 आ जाएगा। देख ये 0 हो जाएगा, यहां से अल्फा 2 आएगा। देख ये 2 अल्फा 3 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 0 0, ये आ जाएगा। देख समझ रहे हो ना बात? अब यहां से अगर अपन देखें तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 बराबर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। देख अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 बराबर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। देख ये आ रहा है। देख अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके अल्फा 1 अल्फा 2 का मान निकालो। देख अब यहां सीधी सी बात है, सुनेंगे। देखो इधर भाई, यहां अपने पास 2 तो समीकरण है, जबकि मान निकालने अपने को 3 की, तो 3 के मान अपन नहीं निकाल पाएंगे। अपन क्या निकाल पाएंगे? रेशियो निकाल पाएंगे। देख तो रेशियो निकाल लो इनके अंदर, इनके अंदर अनुपात अपन निकाल पाएंगे। देखो कैसे निकाल सकते हैं अनुपात? अगर 2 समीकरण 3 समीकरण और ये सॉरी 2 समीकरण और 3 चर हो तो केवल अनुपात निकाल सकते हैं, मान नहीं निकाल सकते। देखो तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे, पहला जो समीकरण है उसको मैंने ऐसे लिखा है। देखो पहले समीकरण को ऐसे लिख दिया। देखो ये पहले समीकरण को लिख सकते हैं अपन ऐसे, दूसरे समीकरण को अपन लिख दिया ऐसे लिख दिया। देख अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 बराबर 0। अब वज्रगुण विधि से निकाल लो मान, वज्रगुण विधि से इसका मान निकाल लेंगे। देख वज्रगुण विधि से इसका मान निकाल लेंगे। देख अल्फा 1 कितना आ जाएगा? अल्फा 1 के साथ कितना आएगा? इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस करके इसको इससे गुणा करेंगे। देख माइनस अल्फा 2। देख इसको छोड़ देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, 2 माइनस 0 आ जाएगा। ऐसे अल्फा 3 के साथ में कितना आएगा? इसको छोड़ देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। देख अब ये रेशियो अपन मान लेते हैं, के मान लेते हैं सपोज, कि जहां पे के मानेंगे नॉट इक्वल टू 0 मानेंगे, क्योंकि अनुपात कभी भी 0 नहीं हो सकता। देख अनुपात कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहां से अल्फा 1 का मान कितना आ रहा है अपने पास? माइनस के आ रहा है। अल्फा 2 का मान -2 के आ रहा है, और अल्फा 3 का मान कितना आ रहा है? के आ रहा है। ये मान आ रहा है। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या आ रहे हैं अब?
के का मान अपन जीरो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो अनुपात है और अनुपात कभी जीरो नहीं होते, अनुपात कभी भी जीरो थोड़ी हो सकता है। के नॉट इक्वल टू जीरो मानेंगे अपन, और के नॉट इक्वल टू जीरो मानेंगे तो यहां से अगर अपन देखें तो ये क्या आ रहे हैं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री क्या आ रहे हैं, ए शून्य आ रहे हैं। अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री है, नॉन जीरो आ रहे हैं, ए शून्य है। और ए शून्य है, इसका मतलब ये समुच्चय क्या हो जाएगा, रेखिक परतंत्र हो जाएगा। देखिए इसका मतलब ये समुच्चय एस है वो रेखिक परतंत्र हो जाएगा। एस है वो रेखिक परतंत्र होगा। देखो वैसे अपन एक सीधा भी इसको चेक कर सकते हैं, आगे थ्योरम भी लिखेंगे अपन ऐसी। जैसे अगर कोई एन डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस होता है, एन डायमेंशनल का कोई वेक्टर स्पेस है और उसके अंदर अगर एन प्लस वन वेक्टर का कोई सेट होता है तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट ही होता है। देखो भाई यहां पे अगर अपन देखें तो देखो ये जो सबसेट है भाई एस है वो किसका सबसेट है, V2F का सबसेट है। देखो अगर सदिश समष्टि देखी जाए तो यहां सदिश समष्टि आएगी V2F। V2F का मतलब जिसके अंदर क्या होते हैं, दो टपल्स वाले एलिमेंट होते हैं, जिसके अंदर दो टपल्स वाले एलिमेंट होते हैं उसको अपन कहते हैं V2F। और V2F की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, दो होती है। इसकी डायमेंशन दो है और ये जो सेट है इसके अंदर तीन वेक्टर आ रहे हैं। तो अगर डायमेंशन दो होगी और वेक्टर तीन होंगे तो फिर वो क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट ही होता है। देखो एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अगर कोई है, ये आगे देखेंगे अपन, ये तो ये मैं वैसे ही बता रहा हूं। एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के अंदर अगर एन प्लस वन वेक्टर का अगर कोई सेट होता है तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ये अपन कह सकते हैं। वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। देखो वैसे सीधा अपन चेक कर सकते हैं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री से गुणा करके भी चेक कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो S1 बराबर ये दे रखा है। देखो S1 बराबर अपने को दे रखा है 1x1 माइनस एक्स स्क्वायर। अपन ये बात जानते हैं, देखो ये सारी सदिश समष्टि है, शुरू में अपन बात कर चुके हैं। जैसे बहुपदों का समुच्चय लेंगे तो वो एक सदिश समष्टि बनाता है। देखो बहुपदों का जो समुच्चय होता है वो भी एक सदिश समष्टि बनाता है, तो उसी का एक सबसेट लिया अपन ने। देखो यानी जो सदिश समष्टि है वो तो बहुपदों का समुच्चय है, उसका अपन ने एक सबसेट लिया। देखो ये S1 लिया अपन ने। ऐसे S2 बराबर ये लिया है, S2 बराबर लिया अपने 1x1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिए। तब अपने को पूछा गया इनमें से रेखिक स्वतंत्र समुच्चय कौन सा है, रेखिक स्वतंत्र समुच्चय कौन सा है। रेखिक स्वतंत्र समुच्चय कौन सा है वो अपने को पूछा गया। देखो ऑप्शन यहां दे रखा है, पहला ऑप्शन S1 दे रखा है, दूसरा S2 दे रखा है। देखो S1 व S2 दे रखा है, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए बताओ, देखिए कौन सा होगा इसमें से रेखिक स्वतंत्र समुच्चय। सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं S1 को। देखो S1 के लिए अपन चेक कर रहे हैं। देखो सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं S1 को। देखो पहला जो वेक्टर है उसको तो गुणा कर दो अल्फा वन से। देख दूसरे को गुणा कर दो अल्फा टू से, तीसरे को गुणा कर दो अल्फा थ्री से। देख और बराबर रख दो जीरो। देख अगर लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट चेक करना है तो क्या करना है, पहले सदिश को अल्फा वन से गुणा करना है, दूसरे को अल्फा टू से गुणा करना है, तीसरे को अल्फा थ्री से गुणा करना है। ऐसे करना है। अब अपने को अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री के मान निकालने। देख तो जो अचर पद है उनको एक जगह लिख लो। देखो जो अचर पद है उनको एक जगह लिख लेंगे। देखो बात ठीक है क्या। देखो जो अचर पद है उनको एक जगह लिख लेंगे। देखो अक्ष वाले जो पद है उनको एक जगह लिख लेंगे। देखो माइनस अल्फा थ्री एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। देखो जो अचर पद है उनको एक जगह लिखा है मैंने, एक्स वाले पदों को एक जगह लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाले पदों को एक जगह लिख दिया। देखो इधर देखो ये जीरो है ना, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो। देखो ऐसे लिखेंगे अपन इसको। अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। देखो दोनों तरफ घातों की तुलना करेंगे। देखो अब ये देखो इसका इस जीरो का मतलब कोई सामान्य जीरो नहीं है, इसका मतलब ये जीरो डिग्री का पोलिनोमियल है, जीरो पोलिनोमियल है। और जीरो पोलिनोमियल वहां सदिश समष्टि में अपन काम में लेते हैं। सुनेंगे देखो इधर भाई यहां जो सदिश समष्टि मान रखी है वो अपने क्या मान रखी है। देखो सदिश समष्टि मान रखी है अपने बहुपदों का समुच्चय मान रखा है। बहुपदों का जो समुच्चय है वो एक सदिश समष्टि बनाता है, ये जानते हैं अपन। और उस ये खुद क्या होता है, फिर प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप भी होता है। फिर प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप होगा तभी तो ये सदिश समष्टि बनेगा। और प्लस संक्रिया का अबेलियन ग्रुप होगा तो इसके अंदर जीरो वेक्टर होगा। देखो
ऐसा एक बहुपद अपन इसके अंदर लेते हैं जीरो वेक्टर, जो इसका तत्समक अवयव होता है। देख, तो ये जो जीरो है वो वैसा जीरो है, यहाँ पर जीरो को ऐसे अपन लिख सकते हैं। देख, तो जैसे 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 मान लो अपन दो टपल्स वाले एलिमेंट की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर जो जीरो था वो जीरो का मतलब ये था, ये मतलब था, ये उसका तत्समक अवयव था, शून्य अवयव था। तो ये जीरो शून्य अवयव होता है, न कि कोई सामान्य जीरो होता है। ये जीरो शून्य अवयव होता है, जो सदिश समष्टि होती है उसका शून्य अवयव होता है। तो जैसे जैसे मान लो अगर अपन दो टपल्स वाले एलिमेंट इसकी बात कर रहे हैं, तो ये सदिश समष्टि में शून्य अवयव ही होता है। देखो, ये सदिश समष्टि की बात करेंगे तो इसमें शून्य अवयव ही होता है। देखो, तो इस शून्य को अपने ऐसे लिख दिया। देखो, इसको ऐसे लिखा। देखो, आप दोनों तरफ कंपेयर करके मान निकाल लो, घातों की तुलना कर लेंगे। देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक देखें जीरो है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, अल्फा 3 है। देखो, कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर कर लेंगे। देखो, यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फा 3 है, अल्फा 3 बराबर जीरो आ जाएगा। देखो, एक्स का गुणांक यहाँ जीरो है, वहां पे एक्स का गुणांक अल्फा 2 है, अल्फा 2 बराबर जीरो हो जाएगा। अचर पद अगर देखें तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 बराबर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ये आ रहा है। अब यहां से अगर अपन देखें तो अल्फा 3 बराबर जीरो इसमें रख दो। देख, अल्फा 1 बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देख, ये आ जाएगा। देख, अल्फा 3 की जगह जीरो रख देंगे। देख, तो यहां से अपन देख रहे हैं, देखो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीनों का मान जीरो है, तो इसका मतलब S1 क्या हो जाएगा, रेखिक स्वतंत्र हो जाएगा। देख, S1 है वो क्या, रेखिक स्वतंत्र समुच्चय है। देख, S1 रेखिक स्वतंत्र है। देख, S1 है वो रेखिक स्वतंत्र समुच्चय है। देख, बताओ कौन सी बात नहीं समझ में आई इसमें, ठीक है ये बात भाई, यहां सीधा सा तरीका है बस। ये तो रेखिक स्वतंत्र में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले को अल्फा 1 से गुणा कर दो, इसको अल्फा 2 से, इसको अल्फा 3 से। S2 को चेक करो, देखी S2 को भी ऐसे चेक करके देखो। देखी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के मान आ जाएंगे क्या, इस तरीके से देखो, इस तरीके से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के मान आ जाएंगे क्या, चेक करके देखो। देखिए एक बार S2 को चेक कर रहे हैं, S2 को चेक कर रहे हैं। उसको अल्फा 1 से गुणा कर दिया, इसको अल्फा 2 से गुणा किया। देख, इसको अल्फा 3 से गुणा कर दिया, इसको अल्फा 4 से गुणा कर देते हैं, ऐसे गुणा कर दिया। देख, अब इधर अगर अपन देखें तो लिख देंगे, देखो जीरो जीरो लिख दो एक बार। चलो, अब यहां से अगर अपन देखें तो अचर पद को एक जगह ले लो। देखो, अचर पद हो गया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। देख, अक्ष के गुणांक अगर देखें तो अक्ष के गुणांक क्या आ रहे हैं, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। देख, अक्ष के गुणांक एक जगह लिख दिए मैंने, सही है ना, और अल्फा 4 ये आ जाएगा। देख, ये आ जाएगा। देख, अब जीरो डिग्री का पोलिनोमियल, इधर अपन जीरो की बात करें तो जीरो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो अक्स स्क्वायर प्लस जीरो अक्स प्लस जीरो हो जाएगा। देखो, अचर पद क्या क्या आ रहा है, हाँ अल्फा 3, अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 हो गया। अचर पद अक्स के साथ में आ रहा है, देखो अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 आ रहा है, प्लस ही आ रहा है। देखो, अब दोनों तरफ कंपेयर कर लो। देखो, तुलना करने पर, देखो तुलना करने पर, देखो अक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करेंगे, अल्फा 4 का मान आएगा जीरो। देखो, अक्स के गुणांकों की तुलना करेंगे तो अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 बराबर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ये आ रहा है। और अचर पद की तुलना करेंगे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 बराबर जीरो आ रहा है। ये आ रहा है। अब बताओ कैसे सोल्व करें इन समीकरणों को, है समीकरण नंबर इसमें से इसको घटा देते हैं। मान लो इस समीकरण को अपन 1 कह दिया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देख, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। देख, ये 3 हो गया। देख, अब समीकरण नंबर अगर मैं 2 में से 3 को घटा दूं या 3 में से 2 को घटाता हूं तो अपने पास बनेगा, क्या बनेगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बराबर जीरो बनेगा। देख, यहां से अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 आ रहा है। देख, अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 आ गया। देख, अब कैसे भी इस बात को कह सकते हो आप, चाहे वैसे रेशियो निकाल लो इन दोनों से, या यहां से अगर अपन देखें तो अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 आ गया, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 कितना आएगा, 1 आएगा। देख, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 1 आ गया। देखो, अब ये बताओ कि अनुपात है वो 1 किसका आता है, शून्य अनुपात किसका आएगा, शून्य वेक्टर का ही तो आएगा। तो अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 अगर नॉन जीरो होंगे तभी तो इनका रेशियो 1 आ सकता है, ये तो अपन कहेंगे भाई अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 बराबर 1 आ गया। देख, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 बराबर 1 आ रहा है, इसका मतलब अल्फा 1 व अल्फा 2 क्या है, अशून्य है। देख, अल्फा 1 व अल्फा 2 क्या होंगे, अशून्य होंगे। देख,
नॉन जीरो है देखो अल्फा वन व अल्फा वन व अल्फा टू क्या होंगे, अशून्य होंगे। देखो ये बात नहीं समझे। देखो भाई ये कह रहे हैं कि अल्फा वन का मान जीरो थोड़ा ले सकते हो यहां पे आप। अब अल्फा वन का मान अगर जीरो, अल्फा वन बराबर अल्फा टू आया अपने पास, अल्फा वन बराबर अल्फा टू आया तो यहां से अल्फा वन अपॉन अल्फा टू का मान वन हो गया। देखो अब न तो अल्फा वन का मान आप जीरो ले सकते हैं, न अल्फा टू का मान जीरो ले सकते। देखो तो अल्फा वन और अल्फा टू कोई ना कोई अशून्य मान होंगे। अल्फा वन व अल्फा टू क्या होंगे, अशून्य होंगे, क्योंकि अनुपात अचर आ रहा है। देखो इनका अनुपात है वो वन आ रहा है। देखो तो अल्फा वन व अल्फा टू अगर अशून्य है तो इसका मतलब समूचे एस क्या हो जाएगा, रेखिक परतंत्र हो जाएगा। देखो ऐसा वो रेखिक परतंत्र है। देखो ऐसा वो रेखिक परतंत्र है। देखो ये अपन कह सकते हैं। नहीं तो S1 है ना, S2 था ये S2 था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वो इसके अंदर सही होगा। देखो ये क्वेश्चन बाद में करके देखना, मैं लिख रहा हूं देखो इसको, या भी करके देखो तो देख लेना। समूचे S बराबर V1 V2 V3, जहां V1 बराबर ये दे रखा है। देख समूचे S बराबर V1 V2 V3, जहां V1 बराबर अपने को दे रखा है, ये दे रखा है। देख V1 बराबर दे रखा है 1 1 1 दे रखा है। देख मैट्रिक्स दे रखी, V2 दे रखा है अपने को 1 0 0 1 दे रखा है। देख V3 अपने को दे रखा है ऐसे दे रखा है। देख तब समूचे S क्या है ये अपने को पूछा गया। देख तब समूचे S है, पहला ऑप्शन दे रखा है अपने को लीनियरली इंडिपेंडेंट, सेकंड ऑप्शन दे रखा है लीनियरली डिपेंडेंट। बताओ देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तरीका वही है। देखो पहले सदिश को गुणा कर दो अल्फा वन से। देखो डेफिनेशन अपन जानते हैं, यही तो डेफिनेशन है, अल्फा वन V1 प्लस अल्फा टू V2। डेफिनेशन ही होती है। चलो एक बार दोबारा लिखते हैं इसको, अल्फा वन V1 प्लस अल्फा टू V2 प्लस अल्फा थ्री V3 बराबर जीरो। देखो ये तो डेफिनेशन है। देखो V1 को गुणा कर दिया अल्फा वन से, देखो इसको अल्फा वन से गुणा कर दिया। देखो V2 को गुणा कर दिया अल्फा टू से, देखो V3 को गुणा कर दिया अल्फा थ्री से। देखो इधर देखो, अब शून्य का मतलब क्या, शून्य मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स होती है इतनी होती है। देखो ये आएगा। देखो तो ये जो जीरो है वो कोई साधारण जीरो नहीं है, ये सदिश समष्टि का शून्य अवयव है। ये सदिश समष्टि का शून्य अवयव है, जिसको अपन कहते हैं तत्समक अवयव कहते हैं। प्लस संक्रिया का जो तत्समक अवयव होता है वो होता ही कोई जीरो, वैसे जीरो नहीं है। अब इसको सॉल्व करके अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री का मान निकालो। देखिए कितना आ रहा है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री का मान ज्ञात कर रहे हैं। देखो मैट्रिक्सों का योग अपन जानते हैं। देखो अल्फा वन को इससे गुणा करेंगे, देखो ये अल्फा वन हो जाएगा, या अल्फा टू बनेगा, या अल्फा थ्री बनेगा, यानी अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री। तीनों मैट्रिक्सों को मैं जोड़ रहा हूं। देखो पहले मैट्रिक्स को अल्फा वन से गुणा कर दिया, इसको अल्फा टू से, इसको अल्फा थ्री से। देखो ऐसे यहां से हो जाएगा अल्फा वन, ये जीरो बनेगा, प्लस अल्फा थ्री हो जाएगा। देखो ऐसे अल्फा वन को इससे गुणा कर दिया, देखो ये अल्फा वन ही रहेगा, इसको इससे गुणा करेंगे अल्फा वन प्लस अल्फा टू बराबर आ जाएगा जीरो 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 जीरो, ये आ जाएगा। देखो अब दो मैट्रिक्स अगर समान होती हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। देखो तो यहां से इसका मान निकाल लो। अब देखो अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री बराबर जीरो आ गया। देखो पहला समीकरण, अल्फा वन प्लस अल्फा थ्री बराबर जीरो हो जाएगा, अल्फा वन बराबर जीरो हो जाएगा, ऐसे अल्फा वन प्लस अल्फा टू बराबर जीरो हो जाएगा।
ये हो जाएगा देखो। अब मान निकालो देखिए इनसे, मान निकाल के देखो कितना आएगा देखिए। अल्फा वन बराबर जीरो तो आ ही रहा है, अल्फा वन इसमें रखेंगे तो अल्फा टू भी जीरो हो रहा है, अल्फा थ्री भी जीरो हो रहा है, और सी तो जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब एस क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा। ऐसे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ये अपन कह सकते हैं भाई। तो इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है भाई। ये फर्स्ट ग्रेड की अगर बात करें तो सामान्य क्वेश्चन पूछते हैं, प्री तो आपकी डीएसएस डी ट्रिपल एस पी वाला है उसमें भी है सिलेबस के अंदर लीनियर अलजेब्रा। तो डी ट्रिपल एस पी का जो पेपर होगा उसमें भी लीनियर अलजेब्रा है, ये तो इंपॉर्टेंट है वैसे भी आपके लिए। ये क्वेश्चन है देखो सदीश, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर, जल्दी से देखो देखिए। ये जो सदिश है वो रेखिक परतंत्र होंगे यदि इनमें से कौन सी कंडीशन होल्ड होगी देखो। अब यहां सारणिक बन सकती है तो सारणिक बना लिया करो देखो भाई, यहां सारणिक बन सकती है देखो, तो सारणिक वाले तरीके से चेक कर लो, सारणिक वाले तरीके से चेक कर लेंगे देखो। रेखिक परतंत्र है, रेखिक परतंत्र कब होता है, बराबर जीरो होता है तब। अगर रेखिक परतंत्र होगा तो सारणिक का मान जीरो होगा देखो। सदिश है वो रेखिक परतंत्र है भाई, सदिश रेखिक परतंत्र है। अतः जो सारणिक बनेगा वो जीरो बन जाएगा भाई। अब इस सारणिक को सोल्व कर लो, देखो कैसे सोल्व करोगे सारणिक को। यहां से अगर देखें तो c माइनस जीरो आ जाएगा, ये जीरो हो ही जाएगा, प्लस वन, वन के साथ में कितना आएगा, इस अवयव वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे देखो, b माइनस ए आएगा, ये आ जाएगा। तो यहां से अपन देख रहे हैं c प्लस बी माइनस ए बराबर जीरो आ रहा है, तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा, b प्लस सी आ जाएगा। तो a बराबर होगा b प्लस सी, देखो ये अपन देख सकते हैं देखो, a बराबर होगा b प्लस सी। उसके बाद में कुछ थ्योरम है देखो, उसके बाद में देख रहे हैं कुछ थ्योरम है देखो। एक तो टेलीग्राम चैनल देखा करो आप आने से पहले हमेशा, भाई आज जीके की क्लास में ऑफ लिखा हुआ है सब में, टाइम टेबल भी डालते हैं हम, फिर क्या फायदा हुआ उसका डालने का। मैथ्स की क्लास में भी ऑफ लिखा हुआ आज, ये तो फर्स्ट ग्रेड की क्लास चल रही है। तो जीके का सिलेबस रात को ही डाला था मैंने, कब डाला था और है सेकेंड ग्रेड की बात कर रहा हूँ, जीके का तो कल डाल देते ना, सुबह कल शाम को डाल दिया था, डाला था या नहीं। आज क्लास ऑफ है सेकेंड ग्रेड की, आप थोड़ी देर बैठ जाओ, चलो अभी तो जोड़ो ना, क्यों नहीं जुड़े हुए हो, कहते हैं सबको हम तो, कोई बात नहीं। चलो यहां देख रहे हैं देखो, सुनेंगे इधर कुछ थ्योरम अपन देख रहे हैं देखो, नोट लगा के लिख लेना।
पहली थ्योरम अपन देख रहे हैं, देखो सदिशों का समुच्चय। देखो कुछ थ्योरम अपन देख रहे हैं, देखो इससे संबंधित सदिशों का समुच्चय, सदिशों का समुच्चय जिसमें शून्य सदिश हो। देखो सदिशों का समुच्चय जिसमें शून्य सदिश हो। रेखिक परतंत्र होता है। देखो सदिशों का समुच्चय जिसमें शून्य सदिश हो, रेखिक परतंत्र होता है। देखो अभी जो अपन बात कर रहे थे, देखो अगर मान लो सदिशों का समुच्चय अगर उसके अंदर शून्य सदिश है तो वो हमेशा क्या रहेगा, रेखिक परतंत्र रहेगा। देखो अगर शून्य सदिश है तो वो रेखिक परतंत्र होता है। कोई भी एग्जांपल अपन देखें, जैसे मान लो भी एग्जाम्पल अगर अपन देखें, देखो वैसे आप देख लो ची, दोनों तरीके से अपन ये बात बता सकते हैं। मान लो एस बराबर मैंने ये ले लिया, देखो 0 0 ले लिया, यहां पे मैंने ले लिया 1 2 ले लिया, ये मान लो सदिशों का समुच्चय ले लिया। देखो अभी सदिशों के समुच्चय को चेक करो, देखिए सदिशों के समुच्चय को चेक करो, देखिए क्या आएगा, रेखिक स्वतंत्र आएगा या रेखिक परतंत्र आएगा। इसका सारणिक निकालेंगे तो सारणिक कितना आ जाएगा, इसका सारणिक अगर निकाल के देखेंगे तो सारणिक कितना बनेगा, इसका 0 बनेगा। देखो सारणी का वो 0 बनेगा और 0 बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, रेखिक परतंत्र होगा। देखो रेखिक परतंत्र होगा, देखो रेखिक परतंत्र होगा। देखो दूसरी बात वैसे अपन कह सकते हैं, देखो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी समुच्चय उसमें अगर शून्य सदिशों का समुच्चय है तो वो समुच्चय वो हमेशा क्या होता है, रेखिक परतंत्र होता है। देखो जैसे एस बराबर अपन वैसे चेक कर सकते हैं, मान लो एस बराबर ले लिया अपने, देखो V1 V2 ले लिया। देखो जहां मान लिया अपने कि V1 है वो क्या है, शून्य सदिश है, ये मान लिया कि V1 शून्य सदिश है। देखो ये माना है कि V1 शून्य सदिश है। देखो अब जो बेसिक डेफिनेशन है वो की डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि इसको अल्फा 1 से गुणा करो और इसको अल्फा 2 से गुणा करो और फिर 0 के बराबर रखो। देखो इसको अल्फा 1 से गुणा कर दिया मैंने, इसको अल्फा 2 से गुणा कर दिया और फिर 0 के बराबर रख दिया। देखो 0 के बराबर रखा। देखो इसको अल्फा 1 से गुणा कर दिया, इसको अल्फा 2 को मैंने, इसको V2 को अल्फा 2 से गुणा कर दिया। देखो अब अपने को अल्फा 1 अल्फा 2 के मान निकालने। देखो अल्फा 1 अल्फा 2 के मान अपने को निकालने। देखो अब V1 तो क्या है भाई, V1 क्या है, V1 तो 0 है ना, शून्य सदिश है V1 तो, और प्लस ये आ जाएगा देखो अल्फा 2 V2 बराबर 0 आ जाएगा। देखो V2 मान लो अशून्य सदिश है, देखो V2 अशून्य सदिश है। अब अगर अपन अल्फा 1 अल्फा 2 की बात करें तो अल्फा 1 को अपन अशून्य भी तो ले सकते हैं भाई, इसका मान 0 आ रहा है। देखो भाई इनका कहने का मतलब अल्फा 1 और अल्फा 2 के ऐसे मान होना चाहिए ताकि इस पूरी स्टेप का मान क्या बन जाए, 0 बन जाए। देखो तो अल्फा 1 का मान अगर अपन नॉट इक्वल टू 0 भी यहां ले सकते हैं, अल्फा 1 को अपन नॉट इक्वल टू 0 ले सकते हैं और अल्फा 2 को अपन 0 ले सकते हैं। देखो तो अल्फा 2 को 0 ले लेंगे लेकिन इसको अपन नॉट इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, और अल्फा 1 अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो फिर ये क्या बनेगा, रेखिक परतंत्र समुच्चय बनेगा। देखो रेखिक परतंत्र का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझेंगे भी इस बात को। देखो अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 बराबर अगर 0 है, अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों 0 होते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2 अगर दोनों 0 होते हैं तब तो उसको अपन क्या कहते हैं, रेखिक स्वतंत्र समुच्चय कहते हैं। लेकिन इनमें से अगर एक भी नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको अपन कहते हैं रेखिक परतंत्र। अब V1 को अपने 0 लिया, देखो V1 को अपने 0 लिया है, अब इस पूरी स्टेप का मान 0 होना चाहिए। देखो अब पूरी स्टेप का मान 0 कब हो सकता है, यदि अल्फा 1 का मान अपन नॉट इक्वल टू 0 ले ले और इसको 0 ले ले, तब भी इसका मान 0 आ सकता है। तो अल्फा 1 है वो क्या हो सकता है, अशून्य सदिश हो सकता है। और अल्फा 1 अगर अशून्य होगा तो फिर ये समुच्चय क्या बनेगा, रेखिक परतंत्र बन जाएगा। देखो ऐसा वो क्या हो जाएगा, रेखिक परतंत्र हो जाएगा। ऐसा वो रेखिक परतंत्र है। देखो ये अपन कह सकते हैं, ऐसा वो रेखिक परतंत्र हो जाएगा। देखो तो सदिशों का समुच्चय जिसमें शून्य सदिश होगा वो हमेशा क्या होगा, रेखिक परतंत्र होगा। देखो सदिशों का समुच्चय जिसमें शून्य सदिश हो वो क्या होगा, रेखिक परतंत्र है। सेकेंड अपन देख रहे हैं, देखो ये सामान्य थ्योरम दे रखे हैं उसमें कुछ स्टेटमेंट में, सदिश A1 A2, सदिश A1 A2 तथा B1 B2, सदिश A1 A2 तथा B1 B2 रेखिक आश्रित होंगे। देखो
रेखिक आश्रित होंगे यदि क्वेश्चन के रूप में लिख देता हूं इसको, देखो पहला ऑप्शन ये दे रखा है आपने, A1 A2 बराबर B1 B2, या A1 A2 माइनस B1 B2 बराबर 0, A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर 0, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है यहां पे? ये दोनों सदिश है वो रेखिक आश्रित होंगे यदि इनमें से कौन सी कंडीशन लगेगी? देख बताओ कौन सी कंडीशन होगी? सबको आना चाहिए भाई, रेखिक आश्रित के लिए क्या होना चाहिए? सारणिक 0 होना चाहिए, तो सारणिक को 0 कर दो। सारणिक के लिए क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, देख ये रेखिक आश्रित के लिए क्या होना चाहिए? सारणिक 0 होना चाहिए। अभी सारणिक को सोल्व कर लो, कितना आएगा? A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा, देख सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, देख ये आ जाएगा। नहीं, सेकंड ऑप्शन सही होगा, देख ये सही है कि बात? देखो देखिए, बात समझ रहे हो? तो यहां सीधा सीधा अपन देख रहे हैं रेखिक आश्रित का मतलब सारणिक 0 हो, सारणिक अगर नॉट इक्वल टू 0 होती है तो उसको रेखिक स्वतंत्र कर देंगे। नहीं, तीसरा पॉइंट अपन ये देख रहे हैं, देखो दो सदिश रेखिक आश्रित होंगे। देख रेखिक आश्रित का मतलब है लीनियरली डिपेंडेंट। दो सदिश रेखिक आश्रित होंगे यदि रेखिक आश्रित होंगे यदि एक सदिश को दूसरे सदिश के गुणज के रूप में लिखा जा सके। दूसरे सदिश के गुणज के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके। अगर एक सदिश को, उसमें बेटा आप है ना वो उससे टेलीग्राम चैनल पूछ लो बार, वहां से ऐड हो जाओ। दो सदिश रेखिक आश्रित होंगे यदि एक सदिश को दूसरे सदिश के गुणज के रूप में लिखा जा सके। देख यानी एक सदिश को दूसरे सदिश के मल्टीपल की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं अपन, तो वो सदिश हमेशा क्या होंगे? रेखिक आश्रित होंगे। जैसे एग्जाम्पल कोई भी देख लो आप, V1 बराबर ले लिया, सपोज मैंने 1 2 ले लिया। देख V2 बराबर अपन ने ले लिया, मान लो 3 6 ले लिया। देख ऐसे ले लिया। देख अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो V2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं। देख V2 को अपन क्या लिख सकते हैं? V1 बराबर मैंने 1 2 लिया है, V2 बराबर है 3 6, इसमें से 3 बाहर ले सकते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 2 लिख सकते हैं। यहां से V2 किसके बराबर आ रहा है? 3V1 के बराबर आ रहा है। V2 बराबर आ रहा है 3V1 के बराबर आ रहा है। V2 बराबर आ रहा है 3V1 आ रहा है। अब इन सदिशों को चेक करो। देख यहां से अपन ये कह सकते हैं, देखो V2 बराबर 3 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? V2 है वो क्या है? V1 का मल्टीपल है, V2 V1 का गुणज है। देख V2 V1 का गुणज है। देख अब चेक करो इन सदिशों को रेखिक स्वतंत्र है या रेखिक आश्रित है? कौन से सदिश है ये? दोनों सदिश रेखिक स्वतंत्र है या रेखिक आश्रित है? यहां 1 2 लिख लो, यहां 3 6 ले लो। सारणी का मान निकालोगे, सारणी का मान कितना बनेगा? 0 बन रहा है। सारणी का मान 0 बन रहा है, और सारणी का मान अगर 0 बन रहा है इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? इसका मतलब हो जाएंगे रेखिक परतंत्र, रेखिक आश्रित होंगे। देख ये नहीं, तो दो सदिश है वो रेखिक आश्रित होंगे यदि एक सदिश को दूसरे सदिश के गुणज के रूप में लिखा जा सकता है। ये छोटी छोटी बातें थोड़ा मान लो निबंध में सत्य असत्य करके पूछते हैं, कई बार सत्य असत्य करके बात पूछी जा सकती है। देखो इन थ्योरम की स्टेटमेंट, थ्योरम है अपनी बुक के अंदर। चौथी थ्योरम ये है, देखो यहां जैसे एक टेबल के रूप में 3 4 थ्योरम है, इनको एक जगह लिख रहा हूं। देखो
यहां तो मैं लिख रहा हूं देखो रेखिक स्वतंत्र समुच्चय, इधर तो मैं लिख रहा हूं रेखिक स्वतंत्र, यहां तो मैं लिख रहा हूं ऐसे लिख लो, यहां तो मैं लिख रहा हूं समुच्चय। एक टेबल बनाते हैं ना एक वैसे, यहां मैं लिख रहा हूं उप समुच्चय, सबसेट, उप समुच्चय का मतलब है सबसेट। यहां मैं लिख रहा हूं अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय का मतलब क्या होता है? सुपरसेट। ऐसी ही टेबल बना देना, दो तीन थ्योरम है ये देखो। अगर कोई समुच्चय मान लो रेखिक स्वतंत्र समुच्चय है, देखो अगर समुच्चय रेखिक स्वतंत्र है, समुच्चय अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देखो रेखिक स्वतंत्र है, देखो अगर समुच्चय रेखिक स्वतंत्र है तो इसका उपसमुच्चय भी हमेशा होगा रेखिक स्वतंत्र, उपसमुच्चय भी हमेशा इसका रेखिक स्वतंत्र ही आएगा। देखो अगर कोई समुच्चय रेखिक स्वतंत्र है तो उसका उपसमुच्चय हमेशा रेखिक स्वतंत्र होता है, लेकिन अधिसमुच्चय का रेखिक स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है। देखो रेखिक स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है, देखो रेखिक स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है। ऐसे अगर समुच्चय रेखिक परतंत्र है, देखेंगे एग्जांपल देख लेते हैं अपन इसका। एक रेखिक परतंत्र है, देखो समुच्चय अगर रेखिक परतंत्र है तब इसका उपसमुच्चय भी क्या होता है? उपसमुच्चय का रेखिक परतंत्र होना आवश्यक नहीं है। देखो रेखिक परतंत्र होना आवश्यक नहीं है। देखो ये थ्योरम है, थ्योरम के माध्यम से सिद्ध भी की जाती है बातें, लेकिन ये रेखिक परतंत्र होगा। देखो अधिसमुच्चय वो रेखिक परतंत्र होगा, देखो ये रेखिक परतंत्र होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से अपन इस बात को समझते हैं। देखो जैसे S1 बराबर ले लिया अपन ने, ये ले लिया मान लो S1 बराबर मैंने ये ले लिया, S2 बराबर ले लिया मैंने 1 0 0 1, मान लो 2 3 ले लिया। देखो ये ले लिया। देखो अब थोड़ा समझना इस बात को। देखो पहली बात तो ये बताओ कि ये समुच्चय कौन सा समुच्चय है? 1 0 0 1 कौन सा समुच्चय होगा? रेखिक स्वतंत्र होगा या रेखिक परतंत्र है? रेखिक स्वतंत्र है या रेखिक परतंत्र है? 1 0 0 1 की बात करें अपन तो इसका सारणी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 नॉट इक्वल टू 0 हो गया। देखो और अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो क्या होता है? रेखिक स्वतंत्र ही तो होता है। सारणी का अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो होता है रेखिक स्वतंत्र। तो ये तो है रेखिक स्वतंत्र। देखो ये एक रेखिक स्वतंत्र समुच्चय है। थोड़ा लिख दो, इसके आगे लिख लेना, तो लिख देते हैं इसके आगे। देखो ऐसे लिख देते हैं S1 बराबर ये है जो कि रेखिक स्वतंत्र है। देखो रेखिक स्वतंत्र है। देखो ये सारणी बना के देखना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपको। इसको बताओ ये क्या आएगा? अगर इसको आप चेक करोगे तो ये रेखिक परतंत्र आएगा। देखो इसको चेक करके देखें, अभी चेक किया भी था अपन ने। देखो एक एग्जांपल में ऐसा, इसको अल्फा 1 से गुणा कर दिया, इसको अल्फा 2 से गुणा कर दिया था, तो ये रेखिक परतंत्र आएगा। देखो ये रेखिक परतंत्र है। देखो यहां S1 है वो सबसेट भी है S2 का। देखो S1 सबसेट है किसका? S2 का। देखो S1 सबसेट है S2 का। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो अब सारे ध्यान से सुनेंगे। देखो इधर भाई, ये देखो रेखिक स्वतंत्र समुच्चय है, ये क्या हो गया? अधिसमुच्चय तो हो गया इसका। भाई ये अधिसमुच्चय हो गया, तो अपन ये कह रहे हैं देखो ये सुपरसेट है, तो अपन यहां कह रहे हैं ये रेखिक स्वतंत्र है, लेकिन ये रेखिक स्वतंत्र नहीं आ रहा। देखो यही बात मैंने कही है। देखो
अगर कोई रेखिक स्वतंत्र समुच्चय है तो उसका अधिसमुच्चय वो रेखिक स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है। देखो यहां अपन देख रहे हैं ये रेखिक स्वतंत्र नहीं आ रहा, देखो अधिसमुच्चय। ऐसे ही अपन बात करें तो ये रेखिक परतंत्र है, लेकिन रेखिक परतंत्र है, लेकिन इसके उपसमुच्चय की बात करें तो उपसमुच्चय रेखिक परतंत्र थोड़ी आ रहा है। भाई ये रेखिक परतंत्र है, जबकि इसका जो उपसमुच्चय आ रहा है वो क्या आ रहा है, रेखिक स्वतंत्र आ रहा है। S1 को अपन क्या कह सकते हैं, S2 का उपसमुच्चय तो कह सकते हैं। S1 S2 का उपसमुच्चय ये रेखिक परतंत्र आ रहा है, लेकिन ये रेखिक परतंत्र नहीं आ रहा है, ये रेखिक स्वतंत्र आ रहा है। देखो तो ये बात सही हो रही है। देखो यहाँ पर अब दूसरी बात अगर अपन ये भी देखें, देखो रेखिक स्वतंत्र वाली, अब रेखिक स्वतंत्र समुच्चय का अगर कोई उपसमुच्चय लोगे तो वो रेखिक स्वतंत्र आएगा। अगर मैं केवल मान लो इतना ले लूं, देखो S1 डेस बराबर मैं केवल इतना ले लूं, देखो S1 डेस बराबर मैंने केवल ले लिया 1 0 ले लिया, देखो तो ये रेखिक स्वतंत्र आ जाएगा। कैसे आएगा रेखिक स्वतंत्र, देखो वही अल्फा 1 से गुणा करके इसको 0 के बराबर रखेंगे, अल्फा 1 से गुणा करके इसको 0 के बराबर रखेंगे। देखो अब इधर आएगा 0 0 आएगा, देखो ये आएगा। देखो अब इससे अगर अपन कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, ये अल्फा 1 0 बनेगा, इधर आएगा 0 0 आएगा। देखो तो यहां से अल्फा 1 का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और वैसे भी अपन आगे एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं, अगर कोई अशून्य सदिश है, कोई अगर अशून्य सदिशों का एकक समुच्चय सिंगलेटन सेट है तो वो हमेशा क्या होता है, रेखिक स्वतंत्र होता है। देखो अगर कहीं भी मान लो एक वेक्टर लिख रखा है आपने, केवल एक ही वेक्टर लिख रखा है और ये कह रखा है कि ये V1 क्या है, अशून्य है, तो V1 अगर अशून्य है तो ये अशून्य सदिशों का जो समुच्चय एकक समुच्चय होगा वो हमेशा क्या आएगा, रेखिक स्वतंत्र आएगा। देखो क्यों आएगा रेखिक स्वतंत्र, भी जैसे V1 मैंने इस समुच्चय के अंदर केवल मैंने एक सदिश लिया है, V1 लिया है, इस समुच्चय के अंदर मैंने केवल एक सदिश लिया है, V1 लिया है। अब अपने को ये चेक करना है कि रेखिक स्वतंत्र है या परतंत्र है, तो इसको मैंने अल्फा 1 से गुणा कर दिया और 0 के बराबर रख दिया। देखो अब या तो ये 0 या ये 0, लेकिन ये 0 थोड़ी हो सकता है, तो यहां से अल्फा 1 का मान कितना आएगा, फिर 0 आएगा। देखो तो अशून्य सदिशों का कोई भी एकक समुच्चय होता है वो हमेशा क्या होता है, रेखिक स्वतंत्र होता है। तो यहां पर देख रहे हैं ये रेखिक स्वतंत्र आएगा। देखो तो कहने का मतलब इसका जो उपसमुच्चय है वो रेखिक स्वतंत्र आ रहा है, आ रहा है नहीं, तो यहां पर देख रहे हैं, देखो ये जो समुच्चय है इसका उपसमुच्चय तो आ रहा है रेखिक स्वतंत्र, जबकि इसका अधिसमुच्चय आ रहा है वो क्या आ रहा है, रेखिक परतंत्र आ रहा है। तो वही बात अपन यहां कह रहे हैं, देखो वही बात अपन ने यहां पे की है। देखो थोड़ा लिख देना ये बात, जो कि S1 का उपसमुच्चय। देखो इसका मतलब S1 डेस क्या हो जाएगा, रेखिक स्वतंत्र हो जाएगा। तो रेखिक स्वतंत्र समुच्चय का उपसमुच्चय हमेशा रेखिक स्वतंत्र आएगा, लेकिन अधिसमुच्चय वो रेखिक स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है। देखो अधिसमुच्चय वो रेखिक स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है। देखो बताओ कौन सी बात नहीं समझ में आई, बताओ। देखिए बताओ बताओ, ये बात ठीक नहीं भाई, यहां पर नहीं कह रहे हैं, वैसे भी आगे थ्योरम भी पढ़ने वाले हैं। एकक समुच्चय होता है, सिंगलेटन सेट होगा ना, वो हमेशा क्या आएगा, रेखिक स्वतंत्र होगा। देखिए यहां से अपन देख भी सकते हैं, इसको रेखिक स्वतंत्र या परतंत्र चेक करने के लिए क्या करोगे, इसको अल्फा 1 से गुणा करके 0 के बराबर रखोगे। अल्फा 1 से गुणा करके मैंने इसको 0 के बराबर रख दिया, फिर यहां से अल्फा 1 का मान निकाल लिया। तो अल्फा 1 का मान कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। अल्फा 1 का मान 0 ही आ रहा है। आगे वाली थ्योरम यही है, लिख लेना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे। आगे वाला पॉइंट लिखो तो पांचवा पॉइंट है, अशून्य एकक सदिशों का समुच्चय। देखो अशून्य एकक सदिशों का समुच्चय, अशून्य एकक सदिश ऐसा लिख लो, रेखिक स्वतंत्र होता है। देख रेखिक स्वतंत्र होता है। अशून्य एकक सदिश है वो रेखिक स्वतंत्र होता है। मान लिया कि अपने V1 एक अशून्य सदिश है। देख माना S बराबर अपने V1 मान लिया। देख जहां V1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। देख V1 नॉट इक्वल टू 0 है। देख S बराबर अपन ने माना है V1, जहां V1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0। देख अब अपने को इसको चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे आप भाई, अपने को चेक करना है कि रेखिक स्वतंत्र है या रेखिक परतंत्र है, तो इसको अल्फा 1 से तो गुणा करेंगे। अल्फा 1 से इसको गुणा करके मैंने 0 के बराबर रख दिया। देखो अब अल्फा 1 का मान निकालो, कितना आएगा, यहां से 0 आ जाएगा, यहां से अल्फा 1 का मान आ जाएगा 0। देखो क्योंकि V1 तो नॉट इक्वल टू 0 है।
ये आ जाएगा। और अल्फा 1 का मान 0 आ जाएगा, इसका मतलब समूचे एस क्या हो जाएगा, रेखिक स्वतंत्र हो जाएगा। एस है वो रेखिक स्वतंत्र हो जाएगा। एस है वो रेखिक स्वतंत्र हो जाएगा। देखो एक दो थ्योरम और है, देखो थोड़ा मान लो सत्य असत्य करके पूछा जा सकता है। देखो थोड़ा ध्यान में रखना है इनको। देखो यदि V सदिशों V1 V2 Vn का रेखिक संचय है। देखो ये जो समुच्चय बनेगा वो रेखिक परतंत्र बनेगा। देखो इस बात को समझना, थोड़ा सा लिख लो पहले। देखो भाई यहां मैं ये कह रहा हूं कि V क्या है, V1 V2 Vn का रेखिक संचय है। तब अगर अपने एक ऐसा समुच्चय बनाएं जिसमें V1 V2 Vn भी ले लें और V को भी ले लें, ऐसा अगर अपन कोई समुच्चय बनाएंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, रेखिक परतंत्र आएगा। देखो अगर V क्या है, सदिशों V1 V2 Vn का रेखिक संचय। देखो थ्योरम के माध्यम से भी इसको अपन थोड़ा समझ सकते हैं। नहीं भाई यहां आपने वो क्या कह रखा है, V क्या कह रखा है। देखो V क्या है, V सदिशों V1 V2 Vn का रेखिक संचय। देखो V1 V2 Vn का एक घात संचय या रेखिक संचय की बात होती है, रेखिक संचय या एक घात संचय की बात होती है। देखो V1 V2 Vn का रेखिक संचय। देखो V क्या है, सदिशों V1 V2 Vn का रेखिक संचय। देखो अगर V सदिशों V1 V2 Vn का रेखिक संचय है तो V को क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं बताओ, कैसे लिखोगे। आज ही शुरू में बात की है अपन ने, अगर V इनका रेखिक संचय है तो V को ऐसे लिख सकते हैं अपन, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा n Vn, ऐसे अपन लिख सकते हैं। नहीं V क्या है, V लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, V1 V2 Vn का। देखो तब जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन से अपन ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। नहीं इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। नहीं अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा n Vn, इस V को मैं इधर लिया है। देखो तो -1 साथ में V बराबर 0 आ गया। देखो ये आ गया। देखो ऐसे लिख दिया मैंने। देखो आपने को बनानी है रेखिक स्वतंत्र समुच्चय वाली डेफिनेशन बनानी है यहाँ पे। देखो अब सारे ध्यान से सुनेंगे। देखो रेखिक स्वतंत्र चेक करना हो, अगर इस समुच्चय को अपने को रेखिक स्वतंत्र चेक करना हो तो इस समुच्चय को रेखिक स्वतंत्र कैसे चेक करोगे आप। इस समुच्चय को रेखिक स्वतंत्र, इस समुच्चय को रेखिक स्वतंत्र चेक करने के लिए अपन ऐसे ही तो करेंगे, V1 को अल्फा 1 से गुणा करेंगे, V2 को अल्फा 2 से गुणा करेंगे, Vn को अल्फा n से गुणा करेंगे और V को अपन मान लो अल्फा n प्लस 1 से गुणा कर देंगे और बराबर 0 रख देंगे। देखो ऐसे तो करेंगे। फिर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का मान निकालेंगे। देखो अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n हो सकता है सबका मान 0 आ जाए, लेकिन इसका मान 0 थोड़ी आ जाएगा। देखो यहां देखो V का गुणांक कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। देखो तो कम से कम एक जो ये अदिश है वो एक अदिश तो अपने को शून्य मिलेगा ही मिलेगा इसके अंदर। भाई अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सबका मान 0 आ सकता है, लेकिन इसका मान 0 कैसे आएगा। तो कम से कम एक अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n में से कम एक जो है वो तो अपने को क्या मिलेगा, नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। और नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा तो इसका मतलब इस समुच्चय को अपन क्या कहेंगे, फिर रेखिक परतंत्र कहेंगे। देखो ये बात सही, इसको अपन कहेंगे रेखिक परतंत्र कहेंगे। देखो समझ नहीं रहे हो, समझ रहे हो या नहीं है। तब इसको अपन कहेंगे, आज गांव जाने का वो हो रहा होगा थोड़ा,
ऐसे मन में प्लानिंग बना रहे होगे भाई, बस कहां से मिलेगी, कहां से चलेंगे, फिर पहले कहां जाएंगे, बाद में कहां जाएंगे, ऐसे है ना। तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो ये थोड़ा सा जल्दी से अपन करते हैं पूरा इसको। यहां अपन देख रहे हैं, देखो अल्फा 1 n+1 का मान अगर देखेंगे तो -1 आ रहा है। देखो अल्फा 1 n+1 का मान -1 आ रहा है, तो कम से कम एक अदिश अपने को मिल जाएगा, शून्य मिल जाएगा। देखो यहाँ पे, क्योंकि जो डेफिनेशन है रेखिक स्वतंत्र की वही डेफिनेशन है। देखो तो यहां अपन ये कह सकते हैं, देखो तब v का जो गुणांक आएगा, v का गुणांक वो अशून्य ही होगा। देखो या ऐसे लिख दिया, थोड़ी अगर लिख दिया तो ठीक है भाई। मैं ये कह रहा था तब कम से कम v का गुणांक अशून्य होगा। देखो यहां लिख दो, यहां समझने के लिए मैं कह रहा हूं कम से कम एक है, वो क्या आएगा, अशून्य आएगा। देखो समझाने के लिए बता रहे थे, कम से कम जो v का गुणांक है वो तो अशून्य ही रहेगा। देखो ये अपन कह सकते हैं, बाकी सारे जीरो हो सकते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा सारे जीरो हो सकते हैं, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता। देखो तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये जो सेट है, देखो ये जो सेट है v1 v2 vn और v का जो सेट है, ये क्या होगा, रेखिक आश्रित होगा। देखो रेखिक आश्रित होगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे v को अगर आप ऐसे लिख सकते हो, v1 v2 vn की फॉर्म में लिख सकते हो। अगर v को अपन v1 v2 vn के रेखिक संचय में लिख सकते हैं, फिर इन n+1 वेक्टर का सेट लेंगे अपन। देखो n वेक्टर तो ये हो गए, एक वेक्टर वो हो गया। देखो तो इनका जो सेट आएगा वो हमेशा रेखिक परतंत्र आता है। देखो इनका जो सेट आएगा वो हमेशा रेखिक परतंत्र आएगा, ये अपन कह सकते हैं। देखो ऐसे देखो एक थ्योरम और है, सदिश समष्टि VF के अशून्य सदिशों का समुच्चय। देखो अशून्य सदिशों का समुच्चय, एक घात आश्रित देखो ये थ्योरम बिल्कुल आसान है। सारे ध्यान से सुनेंगे। देखो इस बात का क्या मतलब है भी, जैसे अपने पास ये सेट है, मान लो कोई भी समुच्चय ले रहे हैं अपन, जैसे मान लो ये समुच्चय ले रहे हैं, मान लो v1 v2 v3 ये तीन सदिशों का समुच्चय ले रहे हैं। देखो
अब यदि एक सदिश को अपन बाकी दो पहले वाले सदिशों के अगर एक घात संचय के रूप में अगर लिख सकते हैं, तो ऐसा जो समुच्चय बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, रेखिक परतंत्र बनेगा। देखो मान लो v1 v2 v3 तीन सदिश है, अगर v3 को आप v1 v2 की फॉर्म में लिख सकते हो, रेखिक संचय का मतलब ये तो होता है कि फॉर्म में लिखना। अगर v3 को अपने को ऐसे अल्फा1 अल्फा2 मिल जाए, ताकि v3 को अपन ऐसे लिख दें, देखो अल्फा1 v1 प्लस अल्फा2 v2, अगर ऐसे अपन लिख सकते हैं तो ये जो सदिशों का समुच्चय होगा वो फिर क्या होगा, रेखिक परतंत्र होगा। देखो ये जो सदिशों का समुच्चय वो क्या रहेगा, रेखिक परतंत्र रहेगा। यदि v3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो पहले वाले सदिशों के लिए चाहे v2 को लिख दो v1 की फॉर्म में लिख दो, अभी v1 से पहले तो कुछ आएगा नहीं, तो या तो इसको अपन इन दोनों की फॉर्म में लिख दो या v2 को इसकी फॉर्म में लिख दो। अगर ऐसा आप कर सकते हो तो ये जो सदिशों का समुच्चय बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, रेखिक परतंत्र बनेगा। देखो भाई यहाँ पे k का मान लेना 2 से लेके n तक, क्योंकि k का मान अपन 1 थोड़ा ले सकते हैं। अपन एक आया, देखो यहाँ पे थ्योरम में क्या कह रहे हैं, सदिश समष्टि VF के अशून्य सदिशों का समुच्चय v1 v2 vn वो एक घात आश्रित होगा यदि और केवल यदि जब कोई एक v की अपने पूर्ववर्ती सदिशों का एक घात संचय हो। देखो जहां पे k का मान लिया अपने 2 से लेके n तक, मान लो कोई सा भी ले लो, इसमें v1 v2 ले लो, v3 ले लो, v4 ले लो। अब v1 को तो पहले वाले के रूप में लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए k का मान अपने लिया 2 से लेके n तक। तो किसी भी सदिश को अगर पहले वाले सदिशों के एक घात संचय के रूप में अगर लिख सकते हैं, तब जो सदिशों का समुच्चय बनेगा वो रेखिक परतंत्र बनेगा। देखो कोई भी एग्जाम्पल आप लेके देख सकते हो, देखो कोई भी एग्जाम्पल अपन लेके देखने, देखो जैसे एक एग्जाम्पल में देख रहा हूं, देखो ये s बराबर अपन ने ये ले लिया, देखो और वैसे तो उस थ्योरम से कह सकते हैं ये बात अपन, वैसे तो उस थ्योरम से ही प्रूव हो रहा है बात भाई। जैसे मान लो आपने v1 v2 v3 को ऐसे लिख दिया आपने, जैसे v1 v2 v3 सदिशों का समुच्चय है, अब v3 को आपने ऐसे लिख दिया, अल्फा1 v1 प्लस अल्फा2 v2 आपने लिख दिया, ऐसे लिख दिया। देखो अब यहां से क्या आएगा अपने पास, यहां से आएगा अल्फा1 v1 प्लस अल्फा2 v2 माइनस 1 v3 बराबर 0 आएगा। देखो अब अपने को चेक करना है कि रेखिक स्वतंत्र होंगे या रेखिक परतंत्र होंगे, तो रेखिक स्वतंत्र या परतंत्र चेक करने के लिए अपन इनका मान ही तो निकालेंगे, अल्फा1 अल्फा2 इनका मान निकालेंगे। देखो तो इसका मान 0 थोड़ी आ जाएगा, कभी भी इसका मान 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब इन तीनों सदिशों का जो समुच्चय होगा फिर वो क्या होगा, रेखिक परतंत्र होगा। देखो ऐसे ही समझ सकते हैं इस बात को सीधा सीधा, थोड़ा इसी तरीके से लिख लो आप समझने के लिए, इस तरीके से लिख लो, बाकी एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं अपन। मान लो v1 v2 v3 है, देखो इस तरीके से लिख लो इसको, जैसे v1 v2 3 एग्जाम्पल समझने के लिए लिया अपन। देखो अपन ये मान लिया, देखो माना v3 है, देखो v3 है, माना v3 को v1 व v2 के रेखिक संचय के रूप में लिख सकते हैं। समझने के लिए मैं बता रहा हूं, रेखिक संचय के रूप में लिख सकते हैं। आपने ऐसा मान लिया, तब v3 बराबर कितना आ जाएगा, देखो अल्फा1 v1 प्लस अल्फा2 v2 आ जाएगा। देखो v3 बराबर ये आ जाएगा, देखो ये आएगा। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो अल्फा1 v1 प्लस अल्फा2 v2 माइनस 1 v3 बराबर 0 आएगा। देखो ये आएगा, देखो इतना आएगा। देखो ये बात सही है क्या, देखो ऐसे अपन लिख सकते हैं। देखो इंप्लाइज कम से कम v3 का गुणांक है वो शून्य होगा। देखो v3 का गुणांक है वो शून्य होगा। देखो तो कम से कम एक का गुणांक शून्य होना चाहिए। देखो तो v3 का गुणांक शून्य हो जाएगा और v3 का गुणांक शून्य हो जाएगा, इसका मतलब v1 v2 v3 ये क्या हो जाएगा, रेखिक परतंत्र हो जाएगा, रेखिक परतंत्र होगा। देखो तो अगर एक सदिश को बाकी दो सदिशों के एक आसंचय के रूप में अगर लिख सकते हैं, ऐसा है, तो वो समुच्चय हमेशा रेखिक परतंत्र रहेगा। देखो वो समुच्चय हमेशा रेखिक परतंत्र रहेगा। देखो इस बात को आप एग्जाम्पल से समझना चाहो तो एग्जाम्पल से भी अपन समझ सकते हैं। देखो मान लो कोई समुच्चय ले रहा हूं मैं, एस बराबर ये ले लिया। देखो एस बराबर जैसे अपने समुच्चय ले रहे हैं कोई, मान लो ये समुच्चय ले रहे हैं अपन। देखो 1 3 2 ले लिया मैंने, 1 -7 -8 ले लिया। देखो
2 1 और -1 ले लिया। देखो अब पहली बात तो ये बताओ कि इस सदिश को इन दोनों के रेखिक संचय में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। देखो रेखिक संचय में लिखना सीख चुके हैं अपन, रेखिक संचय में लिखना सीख चुके हैं। पहले तो ये बताओ इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? कैसे चेक करोगे ये बात? याद करो भी, इनको याद नहीं कर रहे हो आप। रेखिक संचय के रूप में लिख रहे हैं पहले तो अपन। कैसे लिखते हैं रेखिक संचय के रूप में? देखो रेखिक संचय के रूप में दोबारा समझ लो इस बात को। देखो इस सदिश को लिख रहा हूं मैं इन दोनों की फॉर्म में। देखो तो अपने को देखो 2 1 -1 को अगर लिखना है तो 2 1 -1 को अपन ऐसे लिखेंगे। देखो इन दोनों के रेखिक संचय के रूप में लिखना चाह रहे हैं अपन, इसको अपन इन दोनों के रेखिक संचय के रूप में लिखना चाह रहे हैं। देखो तो ये पहले को तो गुणा कर दो α1 से, पहले को तो α1 से गुणा कर दिया, दूसरे को गुणा कर दो α2 से, ऐसे लिख दिया। देखो अब अगर α1 α2 का मान अगर आ जाता है तब तो लिख सकते हैं, और α1 α2 का मान नहीं आएगा तो नहीं लिख सकते। तो निकालो α1 α2 का मान यहां से। देखो देखिए α1 α2 का मान आ जाएगा क्या? α1 α2 का मान आ जाएगा क्या? देखो कैसे गुणा करोगे? देखो अंदर α1 को गुणा करेंगे, ये α1 बनेगा, ये α2 बनेगा। देखो α1 ये α2 हो गया। देखो इसको अंदर गुणा करेंगे, ये बनेगा 3α1 -7 α2 आएगा। देखो ऐसे α1 को इससे गुणा करेंगे 2α1 -8 α2 आएगा। देखो ये आएगा। देखो कितना आएगा? देखो अब यहां से अगर कंपेयर करें तो α1 + α2 बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। देखो यहां से आ जाएगा 3α1 -7 α2 बराबर 1 आ जाएगा। देखो 2α1 -8 α2 बराबर -1 आ जाएगा। देखो देखिए α1 α2 निकाल सकते हैं यहां से, निकाल सकते हैं नहीं? तीनों समीकरणों को सोल्व करके α1 α2 का मान निकाल लो। है कितना आएगा α1 α2 का मान? है? आ रहे नहीं? कितना आ रहा है? बहुत धीरे बता रहे हो। कितना आएगा? α1 बराबर 3/2 और α2 बराबर 1/2, 1/2 आ जाएगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो α1 और α2 दोनों का मान अपन निकाल सकते हैं। देखो अपन ये बात कह सकते हैं। देखो इस बात का मतलब यही होता है, इस बात का मतलब ये हो गया। देखो 2 1 -1 को आप ऐसे लिख सकते हो। देखो सुनना, इधर सुनो। देखो रेखिक संचय की बात सुनो पहले तो आप। α1 और α2 का मान आ गया, इसका मतलब ये हो गया। 2 1 -1 को आप ऐसे लिख सकते हो। देखो α2 का मान तो 3/2 हो गया और α2 का मान 1/2 हो गया। इसी को तो अपन रेखिक संचय कह रहे हैं। देखो इसी को अपन कह रहे हैं रेखिक संचय। देखो 1 -7 और -8। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो 2 1 -1 को अपने इन दोनों की फॉर्म में लिख दिया। देखो यानी 2 1 -1 को अपन इन दोनों से जनित कर सकते हैं, दोनों से जनरेट कर सकते हैं। देखो अगर इसको अपन 3/2 से गुणा कर दें, इसको अपन 1/2 से गुणा कर दें, तो अपने को ये प्राप्त हो जाएगा। देखो इसी को तो अपन कह रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हो गया कि 2 1 -1 वो इन सदिशों का रेखिक संचय है। देखो वो सदिशों 1 3 2 और 1 -7 -8 का रेखिक संचय, इस बात को ऐसे पढ़ा जाएगा। देखो इसी को रेखिक संचय कह रहे हैं अपन। यानी इस सदिश को अपन इन दोनों सदिशों से जनरेट कर सकते हैं। देखो इस सदिश को इन दोनों सदिशों से जनरेट किया जा सकता है। देखो अब जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए भाई? यहां एक सदिश को अपने बाकी दो सदिशों के रूप में लिख दिया, तो इसका मतलब ये जो समुच्चय बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? रेखिक परतंत्र बनना चाहिए। चेक कर लो, रेखिक परतंत्र ही होगा ही, रेखिक परतंत्र ही होगा। देखो अगर चेक करके देखोगे तो रेखिक परतंत्र ही होगा। देखो इसका मतलब एस क्या होगा? रेखिक परतंत्र होगा। एस रेखिक परतंत्र समुच्चय है। देखो होगा, चेक भी कर लेना बाद में, होगा रेखिक परतंत्र समुच्चय। तो एक सदिश को अगर बाकी दो सदिशों के रूप में लिख सकते हैं तो इसका मतलब वो रेखिक परतंत्र होता है। फिर देखो